जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। ठीक है, मैं आपको ये लास्ट वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई शेंजन वीज़ा योरसेल्फ। आप ख़ुद अपने शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो सबसे पहली वीडियो मैंने दोस्तों को बना के भेजी थी, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको रिवाइज़ हो जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। अब उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कवर लेटर बनाने की वीडियो और उसके बाद एनओसी कंपनी की तरफ से एनओसी जो चाहिए होता है उसकी, और सैलरी सर्टिफिकेट का भी बता दूंगा। तो ये जो मैं बताने लगा हूँ इसका आपको टेम्पलेट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लें और उसके अंदर सिर्फ एडिट करें अपना नाम, पासपोर्ट नंबर वगैरह और उसका प्रिंट निकाल लें। तो ये दो पेपर हैं, एक सैलरी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, इसमें आपको शायद नज़र नहीं आएगा, तो प्रॉपर अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, सैलरी सर्टिफिकेट होगा जिसके अंदर आपने सिंपली क्या करना होता है कि अपना नाम, पासपोर्ट नंबर और अपनी सैलरी, मंथली सैलरी मेंशन करनी होती है कि मेरा नाम ये है और मेरा पासपोर्ट नंबर ये है। ठीक है, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ एज ए अपना डेजिग्नेशन जो आपका होता है। ठीक है, मैं सेल्स मार्केटिंग का बंदा हूँ, तो मैंने अपना डेजिग्नेशन सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिखा था। ठीक है, तो आप अपना डेजिग्नेशन और अपना बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है उसका नाम लिख के नीचे अपने मैनेजर का सिग्नेचर और स्टैम्प करवा के ये डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैलरी सर्टिफिकेट कि मेरी इतनी सैलरी है, मेरे इस अकाउंट में जाती है। ठीक है, मैं फ़लाँ कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। इस तरह का आप पेपर बना देंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लें उसको। दूसरा जो पेपर था वो है एनओसी लेटर, कंपनी की तरफ से जो एम्बेसी होती है उनको चाहिए होता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो गल्फ़ में हैं और जॉब कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। वो ये डिफरेंस है कि गल्फ़ वाले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके वीएफएस को देते हैं। पाकिस्तान वाले जो होंगे वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके गैरीज वालों को देंगे। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है। डायरेक्ट आप एम्बेसी में नहीं सबमिट कर सकते। तो दूसरा साइड जो पेपर बनेगा वो कंपनी के लेटर हेड पे, दोनों कंपनी के लेटर हेड पे आप प्रिंट आउट निकालेंगे, दोनों के ऊपर स्टैम्प और सिग्नेचर करके सबमिट करेंगे। ये जो पेपर होगा, ये लेटर होगा, ये एनओसी लेटर होगा इस किस्म का। ठीक है, इसके अंदर आप सेम डिटेल्स लिखेंगे, थोड़ी सी डिटेल करके, यानी उसको मज़ीद एक्सप्लेन करके कि सबसे टॉप पे आपने अटेंशन करना है। मैंने यहाँ पे लिखा था वीएफएस ग्लोबल। ठीक है, उनका एड्रेस नीचे लिखा था, उनकी लोकेशन मस्कत ओमान, ऐसा करके लिखा था। ठीक है, टॉप के ऊपर डेट आ गई, अटेंशन जिसको आप कर रहे हैं वीएफएस वालों को या पाकिस्तान में गैरीज वालों को। ठीक है, उसके नीचे फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लिंक आपको, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें, एडिट कर लें। इसके अंदर आपने अपना सेम वही नाम, पासपोर्ट नंबर, मैं इस डेट से इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ये मेरा डेजिग्नेशन है, ये मेरी एनुअल सैलरी या मंथली सैलरी बनती है। ठीक है, और नीचे कंपनी लिख देगी, ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू मिस्टर XYZ गेटिंग ए शेंजन वीज़ा। आगे आप लिखेंगे स्पेसिफिक कंट्री जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, गेटिंग ए शेंजन वीज़ा फॉर जर्मनी। ठीक है, या आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऐसा मेंशन आपने करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहली मरतबा जब फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था 2019 में, उस वक्त खाली मैं ये लिख कर चला गया था, गेटिंग शेंजन वीज़ा टू ट्रैवल ड्यूरिंग हिज अप्रूव्ड एनुअल लीव। तो वीएफएस ने मुझे वापस भेज दिया था कि आप शेंजन वीज़ा और जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई करें, मैंने जर्मनी के लिए किया था, जर्मनी भी लिख कर लेकर आए। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। ठीक है, अपनी जो अप्रूव्ड एनुअल लीव होगी उसकी डेट भी मेंशन करनी है आपने। ठीक है, और
we also validate that Mr. XYZ is able to financially support himself during the travel with his जो भी है, ठीक है, आपका पैकेज वगैरह वो आप उस इसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप मेंशन करेंगे नीचे अपना मैनेजर का नाम और ब्रांच का जो भी होगा एड्रेस वगैरह वो लिख के सिग्नेचर और साइन करेंगे। बड़े मामूली पेपर हैं, इनके कोई ख़ास स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। तो मैं बस इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास मिनिमम कुछ डाटा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो उस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना इजी है, इतना ज़्यादा हेक्टिक वाली बात नहीं है। सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है बैंक स्टेटमेंट। काफ़ी लोग नीचे कमेंट में लिख भी रहे थे कि बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरह होनी चाहिए, वेरी सिंपल होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट दो टाइप की होती है, एक जो जॉब होल्डर बंदे हैं और एक बिज़नेस वाले। जो जॉब होल्डर हैं, ठीक है, जो मेरी तरह के बंदे हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए कि आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल फर्स्ट को आती है एवरी मंथ, तो सैलरी फर्स्ट को आनी चाहिए। अब गल्फ़ के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी कंपनी सैलरी लेट देती हैं, ठीक है। लेट का भी कोई इतना इशू नहीं है कि अगर एक महीना फर्स्ट को आ गई, दूसरा महीना 5 तारीख को आ गई, तीसरे महीने 10 तारीख को आ गई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, जिनकी सैलरी टूट के आती है उनके लिए प्रॉब्लम कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सैलरी 1000 ओमानी रियाल है या 10,000 दिरहम है, एक महीने जो में के अंदर अगर आपको 2-3 मरतबा मिलती है तो वो प्रॉब्लम है। सैलरी एक ही मरतबा आनी चाहिए, स्टेटमेंट के अंदर शो होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी सैलरी आपके स्पॉन्सर से यानी आपकी कंपनी के अकाउंट से आनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी 1000 सैलरी है तो आपने CDM से कैश डिपॉज़िट कर दिया और उसको सैलरी वो शो नहीं होगी। आपकी सैलरी आपकी कंपनी के अकाउंट से ट्रांसफ़र होनी चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपकी जो सैलरी आती है वो ऐसा नहीं कि एकदम 1000 रियाल आया और दूसरे दिन वो निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं। आपकी सैलरी जो है वो प्रॉपर शो होनी चाहिए ग्रेजुअली। ये आपने घर का रेंट दिया, ये बच्चों के स्कूल की फ़ीस चली गई, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये आपने शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग की है, तो 1000 को ब्रेकअप होता ख़त्म हो जाना चाहिए 1000 रियाल, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए मेंशन। ना भी हो ऐसा, लेकिन कम से कम वो 1000 आया और चला गया ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा टूट के निकलना चाहिए उसको। ये चीज़ आती है स्टेटमेंट जब चेक करती है एम्बेसी, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी जो सैलरी के अलावा आपके अकाउंट के अंदर कितना पैसा होना चाहिए। लोग पूछते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस इस तरह होना चाहिए कि आपका, मैंने शायद पहली वीडियो में भी ये बताया था, आपका जो ट्रैवल प्लान है, अब आपका ट्रैवल प्लान है 1 हफ़्ते का, तो उसके अंदर आप अगेन 1000 रियाल का एक्सपेंस करते हैं। आपका टिकट, आपका होटल स्टे, वहाँ पे रहने का खर्चा, ट्रैवल टूर वगैरह और वापसी का टिकट आपका बन गया 1000 रियाल। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3000 आपकी क्लोजिंग अकाउंट में होना चाहिए। मैं ओमानी रियाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको दिरहम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके अकाउंट के अंदर 3000 वो प्लस 1000 जो आपके जाने का खर्चा, यानी टोटल 4000 आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए। 4000 ओमानी रियाल कि 1000 आपने वहाँ खर्च कर देना है जाने आने के अंदर, और 3000 आपके अंदर, आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो 4000 यानी सिंपल फार्मूला है, आपका ट्रैवल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो स्टेटमेंट इस तरह बनाई जाती है, इस तरह बनती है स्टेटमेंट। पैसे रख के छोड़ देना, वो भी स्टेटमेंट नहीं बनती। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो बिज़नेस वालों के लिए थी, जो लोग यहाँ पर अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनके अकाउंट के अंदर बस यही था 4000 होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी सैलरी डिक्लेयर करते हैं तो अच्छी बात है। वो फिर इसी तरह जो मैंने आपको तरीका बताया कि अपनी सैलरी आई है उसको खर्च किया। अगर वो सैलरी नहीं डिक्लेयर करते कि मेरा अपना बिज़नेस है, यहाँ पे मेरी कोई शॉप है, मेरा कंप्यूटर की शॉप है या कोई भी चीज़ है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। आपने अपने जो सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट की है, आपका जो
कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से पेमेंट आई, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन शो होनी चाहिए और एंड में आपका 4000 अगेन क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो दैट्स इट। उस 6 महीने की स्टेटमेंट को आपने बैंक से प्रिंट आउट निकलवाना, ठीक है, और बैंक की स्टैंप हर पेज के ऊपर करवानी है, ठीक है, और यही सैलरी जो है स्टेटमेंट होती है। तो अब जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए, शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का यही तरीकाकार है। इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप किसी एजेंट को पैसे दे के उसके थ्रू करवाएं। कितनी कंपनी हैं गल्फ़ के अंदर जो यही करती हैं, हम आपका शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके इतने चार्जेस लेंगे। तो ज़रूरत नहीं है उनको आप अपना पैसे देकर काम करवाने की, जब आप खुद कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं सिर्फ इसी चीज़ के कि आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनसे बनवाने हैं, वो सारे आपने ही देने होते हैं। एनीवेज, यही सारी डिटेल थी। इसके अलावा अब मैं आपको, मेरे पास कुछ और आइडियाज़ थे कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाएंगे। मैंने कतर का वीज़ा, कतर में गया था, तुर्की का लगवाया था, ठीक है, मैं वो भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में कि कतर का वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, तुर्की का वीज़ा कैसे लिया जा सकता है। तो उससे क्या है, आपकी पासपोर्ट की हिस्ट्री बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नए पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता। बहुत मुश्किल है कि आपने पासपोर्ट बनाया, सीधा एम्बेसी में सबमिट कर दिया, तो वो भी आगे सोचते हैं कि फ़्रेश पासपोर्ट में बंदा डायरेक्ट ही यूरोप का चक्कर मारने के, टूर मारने के चक्कर में है। तो स्टेटमेंट अपनी बनाएं, अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ये बनाने के बाद जो फर्स्ट वाली वीडियो है वो देखें, अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, तो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई शेंजन वीज़ा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।